हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और हम इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लेसन नंबर 4 को देखेंगे। तो एक बार आप लेसन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 4। क्लियर है? महाद्वीप और महाद्वीपों का वितरण, ये हमको देखना है। क्या देखना है? महाद्वीप और महाद्वीपों का जो वितरण है उसको हम लोग देखेंगे कि भाई महाद्वीप क्या है, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप महाद्वीप और महासागरों के नाम लिखिए। तो टोटल जो महाद्वीप महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों के नाम लिखिए। जो 5 आपके महासागर हैं, आप उनके नाम लिख लीजिए। क्लियर है? ताकि क्लियर रहे। लेकिन यहां हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महाद्वीप के कुछ जुड़ी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ उनमें कुछ हुआ है, बने कैसे हैं, उनकी कुछ थ्योरी है, उस प्रकार की चीजों को हम लोग आपका चैप्टर से संबंधित लेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर में। कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। बिल्कुल, हमने पृथ्वी की चीजों के बारे में पढ़ा कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, और भूकंप के साथ साथ जो है ज्वालामुखी कैसे निकलती है, ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है, पी वेव्स क्या होती हैं, एल्फ वेव्स क्या होती हैं, इफी सेंटर क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने मिलकर पढ़ा। अब क्या है कि आप संसार के मानचित्र से परिचित होंगे। बिल्कुल, वर्ल्ड का जो मानचित्र है आप हमने देखा होगा। आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हमारे सामने। कैसे हैं? 7 महाद्वीप। हो सकता है तो इस पेज में भी कहीं आपको महाद्वीप वगैरह मिल जाए। नहीं मिलेंगे तो हम पढ़ा देंगे आपको। क्लियर है? हाँ, ये वाली स्थिति हमको देखने के लिए मिलती है। भाई ऐसे ही कुछ कंडीशन तो है महाद्वीपों की हमारे। अगर आप देखोगे तो एक महाद्वीप हमको ये मिला, इसका नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, आप देखेंगे फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, क्लियर है, और ये आपका यूरोप, यूरोप प्लस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर पर और गौर करके हम लोग आपका इन सबको देखेंगे। कह रहे कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है। कह रहे पृथ्वी जो है उसका जो 29% भाग है, उस 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर। कैसे हैं? महाद्वीप है और महासागर है। महाद्वीप और महासागर की अवस्थिति मतलब जो आपके प्रेजेंट है, और जैसा कि आप मानचित्र में दिखाई देंगे कि जो आपकी स्थिति है और है, और मानचित्र में वो कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी हम पर बात करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में महाद्वीप में महासागर की स्थिति आज जैसी नहीं है। कह रहे जो पहले स्थिति थी वो आज नहीं है, जो आज है वो भविष्य में नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो आज महासागर है वो कल उसका एक्सपेंशन हो सकता है, वो सिकुड़ भी सकता है, यानी कि उसका बढ़ना और घटना दोनों संभव है। क्लियर है? ये आपको देखना। तो प्रश्न यह है कि पुरा काल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होगा। यह तो सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है। कह रहा है जो महाद्वीप है उन महाद्वीपों में और महासागरों की जो स्थिति है, अवस्थिति है, उनमें भी आपका निरंतर जो है परिवर्तन हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जान पाते हैं कि उन महाद्वीप एवं महासागरों की स्थिति निर्धारण कैसे होती है। इन प्रश्नों के उत्तर और इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों के
अध्ययन को हम पढ़ेंगे कि भाई ये सारी चीजें कैसे होती हैं और कैसे सारी बन पाती हैं। इन पर हम लोग, आपका जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह। महाद्वीप का प्रवाह, प्रवाह मतलब बहना, चलना। अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा। अब आपको जो एस आकार का अटलांटिक महासागर है, जैसे कि मैं आपको कहा दिखाऊं, इसको यहां दिखा देता हूं। ये है अटलांटिक महासागर, यही तो है अटलांटिक महासागर। तो इसी अटलांटिक महासागर की तो बात कर रहे हैं हम कि अटलांटिक महासागर तटीय रेखा की आकृति को ध्यान से देखेंगे और इस अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ तटीय रेखाओं में आश्चर्यचकित सामग्री सिंथेटिक है। इस समानता के कारण कह रहे हैं कि महासागरों की दोनों तरफ की जो तटीय रेखा है वो कैसी है, समसमित यानी कि समान है। इनके कारण वैज्ञानिकों ने उत्तर और दक्षिण यूरोप और अफ्रीका को एक साथ जोड़ने पर संभवतः व्यक्त किया। देखिए, जो तटरेखा देखी गई, मान लीजिए अफ्रीका की जो वेस्टर्न और तटरेखा थी और आपका साउथ अमेरिका की ईस्टर्न आपके तटरेखा में सब कुछ सेम था। क्लियर है? और सब जब इनको आपका जोड़ा तो ये आपस में जुड़ भी जाती हैं, जिग्सा फिट जैसे हो जाती। क्लियर है? वैज्ञानिक के इतिहास से ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1996 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम अर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस तरह संभवतः व्यक्त किया था कि एंटोनियो पेलगोरियो ने एक चित्र बनाया, एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा किया। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, ये अल्फ्रेड वेगनर हैं, जर्मन के थे और सबसे बड़ी बात है ये मौसमविद थे। इन्होंने ही, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में दिया कि भाई महाद्वीप है, उनका प्रसार हो रहा है, निरंतर वो आपके बढ़ रहे हैं। क्लियर है? और उसको उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आखिर में हो कैसा रहा है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या। क्लियर है? और सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था कि महाद्वीप कैसे हैं, महासागर कैसे हैं, उनका क्या हिस्सा है, क्या कुछ चीजें हैं, इन सभी को जुड़ी हुई वो चीज इसमें थी। आगे बढ़े, या तो कोई डाउट, कोई क्वेरी? इस सिद्धांत की अवधारणा संकल्प थी, यह महाद्वीपों और अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज भी सभी महाद्वीप इस भूखंड भाग तथा यहां तक कि एक बड़े महासागर से घिरे हैं। उन्होंने सबसे बड़े महाद्वीप को पेंजिया, और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। अभी आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी जितने भी महासागर, ये जो जितने भी आपके महाद्वीप थे सभी एक खंड थे। यानी कि आप देख रहे हैं यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। और इस पूरे जुड़े हुए भाग को, जो 7 महाद्वीप बने हैं, इनका जो संयुक्त रूप था, इसी को उन्होंने क्या कहा, इसी को उन्होंने कहा पेंजिया। तो आपको पता होना चाहिए पेंजिया क्या है। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर आप देखेंगे कि पेंजिया क्या है। तो पेंजिया क्या है, पृथ्वी का जुड़ा हुआ संपूर्ण। फिर एक महासागर की बात करी कि जो सारे महासागर हैं ये एक ही था। तो विशाल महासागर का नाम क्या रखा, पैंथालासा। क्या रखा, पैंथालासा। आइए हम इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कहां पर पैंथालासा है, कहां पर कैसा सी है, इन सबको देखते हैं। ये संपूर्ण एक भाग था, ये सारे कैसे जुड़े हुए थे। तो ये जो पृथ्वी का जुड़ा हुआ संपूर्ण भाग था, इन्होंने क्या कहा, इसको कहा उन्होंने पेंजिया। क्या कहा, पेंजिया। और ये जो सारा पार्ट था जिसमें पूरा पानी था समुद्र में, इसे कहा पैंथालासा।
लासा सी। क्लियर है? तो एक सागर था जिसका नाम था पेंथालासा और एक भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। क्लियर है? तो पेंजिया और पेंथालासा आपको क्लियर हो गए होंगी भाई, पेंजिया क्या है और पेंथालासा क्या है, ये आपको इसमें स्पष्ट आपको मिला। क्लियर हो गया? और जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर ने आपके तर्क दिया, जो वेगनर महोदय हैं ये अपना तर्क दे रहे हैं, इनके अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ। यानी कि जो जो पृथ्वी का जो संपूर्ण भूखंड जुड़ा हुआ था उसमें क्रैक पड़ा, वो टूटा। कब? 20 करोड़ वर्ष पहले। क्लियर है? और टूटा, और पहले दो बड़े भाग महाद्वीप में आपके टूटे। अब दो भाग बने, जैसे मान लीजिए ये संपूर्ण पृथ्वी थी, ये दो भाग में टूट गई। एक भाग को कहा इन्होंने लारेंसिया और एक भाग को उन्होंने कहा गोंडवाना। तो एक क्या बना आपका लारेंसिया और एक क्या बना आपका गोंडवाना। तो दो भागों की चर्चा की कि लारेंसिया और गोंडवाना। तो लारेंसिया कौन सा है और गोंडवाना कौन सा है, देख लिया। आप मुझे बताइए, पेंथालासा, पेंजिया, गोंडवाना, ये आपको समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो चीजें बड़ी सरल और आसान हो जाएगी। चलिए, तो आपको पेंजिया पेंथालासा क्लियर हो गया, ठीक। लारेंसिया गोंडवाना को समझते हैं। अब ये पृथ्वी थी, दो भागों में टूट गई। अब एक भाग जो टूटकर ऊपर गया इसको कहा लारेंसिया, और जो भाग नीचे की तरफ गया उसको कहा गोंडवाना। क्लियर हो गया? उत्तर और दक्षिणी भूखंड के रूप में विभाजित हुए, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिणी की तरफ। उत्तर की तरफ जो गया उसको लारेंसिया, दक्षिणी की तरफ जो गया उसको गोंडवाना। बाद में लारेंसिया गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज महाद्वीप के रूप में हैं, और महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। कह रहे कि जैसा उन्होंने बताया कि पेंजिया एक था, पेंथालासा था, टूट गए, समय के साथ अलग हो गए, ऊपर गया लारेंसिया, नीचे गया गोंडवाना। कह रहे इसके आज भी एविडेंस मौजूद है। वो कौन से एविडेंस है, आइए हम उनको देखते हैं कि भाई जो वैगनर महोदय ने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ हो रहा था, तो ये बात सत्य है कि नहीं, इसके कुछ उन्होंने एविडेंस आपका प्रस्तुत किए, कुछ साक्ष्य उन्होंने हमारे सामने रखे। उन साक्ष्यों की हम लोग बात करते हैं। तो एविडेंस ऑफ सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कोई प्रमाण सबसे पहले महाद्वीपीय सम्मेलन, अमेरिका और अफ्रीका को आमने सामने तटीय रेखा अर्बुद तिरुटुरही सामने दिखाई देती है। कह रहे आप अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को रख दीजिए, बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, आराम से फिट हो जाएगी। कैसे फिट हो जाएंगी? यह भी ध्यान देना योग्य है कि 1964 में ब्लूटार्ट ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। यह तटों का बिल्कुल सही सिद्धांत हुआ कि साम्य बैठाने की कोशिश आज भी तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई तक तटरेखा के साथ है। कि आप अगर समुद्र तट को देखते हो महाद्वीप को, तो उसकी 1000 मीटर फैदम वो आपके महासागर में भी महाद्वीप ही पाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड एविडेंस आया, और सेकंड जो एविडेंस था वो था महासागरों के पार चट्टानों की समान आई। यानी जो महासागर हैं उनके पार जो आपकी चट्टानें थी उनकी आई समाई। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियो मैट्रिक काल यानी कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से महासागरों, महाद्वीप और चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ प्राचीन वर्ष सैल समूह में एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट से मिलती है, आसपास के तट से मेल खाती है। दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका की तटीय रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्र तटीय निक्षेप जोरासिक काल के, कब के हैं?
जोरासिक यानी कि जब डायनासोर का जब पृथ्वी पर टाइम था उस समय के हैं, जोरासिक टाइम के। क्लियर है? और इससे पता चलता है कि इस समय पहले महासागर की उपस्थिति नहीं थी। ठीक, यानी कि अफ्रीका और तटीय अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो महासागर खुला है, अटलांटिक महासागर, तो वो सॉरी अटलांटिक महासागर ही, वो कब खुला है? जोरासिक टाइम के बाद खुला है। कह रहे कि इससे पहले पता चलता है कि इससे पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। किसकी बात कर रहा है? मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। देखिए ये बात कर रहा है इसकी कि ये जो महासागर है, ये जो आज आप देखते हैं ना, ये वाला, कह रहे हैं कि जोरासिक टाइम में देखिए ये वाले हिस्से को आप यहां उठाकर चिपकाइए, बिल्कुल फिट हो जाएगा। कह रहे पहले एक ही जुड़ रहे थे, जोरासिक टाइम पीरियड के बाद में यहां से ये दोनों कैसे हो गए? अलग हो गए, इस तरीके से फैले। तो यहां से एक बीच में समुद्र निकला, इसका नाम हमने क्या रख दिया भाई? जब अगर पृथ्वी हट रही है तो पानी क्या करेगा? अपना स्थान घेरेगा, और वही जो पानी स्थान घेर रहा था उसी पानी को हमने कहा अटलांटिक महासागर। क्या कहा हमने? अटलांटिक महासागर हमने कहा। क्लियर है? तो ये हमने इन सबको अच्छे से गौर करके हमने देख लिया कौन कौन से काल में क्या क्या चीजें यहां पर रही हैं। आगे बढ़ रहा है। अब एक जीव पाया जाता है, टिटाइल। टिटाइल टिटाइल वे अपसादी चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेप से बनी है। टिटाइल मतलब अपसादी चट्टाने हैं, और जब आपकी हिमानी यानी कि बर्फ का जो आपका डिपोजिशन से बनती है, तो उसके बाद जो आपका डिपोजिशन होता है, बर्फ आती है, बहती है, पिघलती है, कुछ मिट्टी इकट्ठा करती है, उससे बनती है। भारत में पाए जाने वाली गोंडवाना श्रेणी की तल छटों का प्रारूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलता है। कह रहे अगर आप लोग भारत का जो नीचे का हिस्सा देखोगे ना, खासकर ये वाला, ये कैसा है? गोंडवाना का हिस्सा है। इसके 6 भाग किससे मिलते हैं? जो और अन्य स्थल खंड है उनसे मिलते हैं। तो गोंडवाना श्रेणी क्रम के आधार पर तल में आपका घने टिटाइल है जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम अवतरण यानी कि हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रारूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तल छटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों को इतिहास में समानता रहती है। हिमानी निर्मित टिटाइल चट्टान पुरातन जलवायु और महाद्वीपों में विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण जो हैं वो प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे ही गोंडवाना में मिली है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में, फॉकलैंड द्वीप में, सेम उसी प्रकार की आपकी जो है हिमानीकृत चट्टाने जो हैं, जो उनके अवसाद से बनी थी, वो हर और जगह महाद्वीपों में भी हमको पाई जाती हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखते हैं प्लेसर जो गोल्ड है उसके कुछ एविडेंस है। प्लेसर डिपोजिशन, घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप है। घाना अफ्रीका का देश है, उस पर उपस्थित उद्भव चट्टाने अनुपस्थित और आसार सकित है। कह रहे कि वहां की जो आपके चट्टाने उपस्थित है, अनुभव है, वो बड़ी सोच चौंकाने वाली। सोना युक्त सिराएं, गोल्डन ब्रीइंग वेन्स ब्राजील में पाई जाती है। ऐसी कहां मिलती है? ब्राजील में। यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाली सोने के निक्षेप ब्राजील के पठार में उसी समय के निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। सोच के देखिए, तो ये घाना का तट है और ये ब्राजील का तट है, यहां भी सोना और यहां भी सोना, सेम चट्टान। तो कैसे होगा? जब ये कभी आपस में एक साथ जुड़ी होंगी तो ही तो आज भी हमको देखने के लिए मिलती है। तो यही बात तो वो रेक्टिफाई कराने की आपसे कोशिश करता है कि भैया सब एक जमाने में एक साथ कभी ये जुड़ी हुई चट्टाने थी। क्लियर है? तो चलिए, तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से देखोगे तो ये प्लेसर गोल्ड का है।
कल हम इसमें देखेंगे जीवाश्म का वितरण, कि कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल वहीं मिले हैं या किसी और पर। तो पहले पेंजिया और पेंटालासा आपको स्पष्ट हो जाएगा, तब सारी चीजें आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।